हेलो फ्रेंड्स, विजय मैथ्स फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो यह वीडियो है क्लास 10th का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो इस चैप्टर में जितने भी प्रश्नावली हैं और जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। यहाँ पर दो चर x और y है और a, b तथा c ये वास्तविक संख्याएं हैं और a और b शून्य नहीं हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं जहाँ x तथा y चर है, a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a तथा b शून्य नहीं है। और a क्या है? a x का गुणांक है तथा b y का गुणांक है। और c क्या है? अचर पद है। c अचर पद है। दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है जहां x तथा y चर है, a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a तथा b शून्य नहीं है। a क्या है? x का गुणांक है और b क्या है? y का गुणांक है और c क्या है? अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ देखिए a तथा b शून्य नहीं है। अगर इस समीकरण में a का मान अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो क्या होगा? 0 गुना x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। 0 से अगर हम x में गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब हमने यहाँ पर a का मान शून्य रखा तो यह जो पूरा पद है, टर्म है, 0 हो गया। इसी प्रकार अगर हम b का मान अगर हम 0 रखेंगे तो यह भी पूरा पद क्या होगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए a तथा b का जो मान है शून्य नहीं होना चाहिए। रैखिक समीकरण का अर्थ होता है वैसा समीकरण जिसमें चरों का घात 1 हो। अब इस समीकरण में देखिए यहाँ पर x का यहाँ पर घात कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर इसका घात जो है 1 है। यहाँ पर y का भी घात कुछ भी नहीं है, मतलब कि y का घात यहाँ पर 1 है। इस प्रकार ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या है? दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। अब हम यहाँ सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, जिसे हम रैखिक समीकरण युग्म भी कहते हैं, इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1, b1, c1, a2, b2 और c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और a1, b1 और a2, b2 0 के बराबर
नहीं है। एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। यह रैखिक समीकरणों का एक युग्म है। तो इसमें a1 का मान क्या होगा? पहले समीकरण में x का जो गुणांक होता है a1 होगा, y का जो गुणांक है b1 होगा और जो अचर पद होगा वह c1 होगा। और a2 का मान क्या होगा? दूसरे समीकरण में x के गुणांक को हम a2 कहते हैं और y के गुणांक को b2 कहते हैं और जो अचर पद होता है वह c2 का मान होता है। तो यहाँ a1 का मान क्या है? 2 है, b1 3 है और c1 क्या है यहाँ पर? -5। a2 है यहाँ पर 3, b2 है यहाँ पर 5 और c2 है -7। अब हम सीखेंगे कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कैसा होता है। अगर हम इन दोनों रैखिक समीकरणों को ग्राफ पर प्लॉट करें तो इसका जो सॉल्यूशन है कैसा दिखेगा। दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होता है। अगर इसमें हम एक रैखिक समीकरण को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पर जो इसका सॉल्यूशन होगा एक सरल रेखा के रूप में होगा। अब इसमें से हम पहले समीकरण को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। दो चर वाले किसी रैखिक समीकरण को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं कि x और y का दो दो मान निकालते हैं, क्योंकि x और y का एक मान से हमें ग्राफ पर एक बिंदु प्राप्त होता है। और अगर हम x और y का अगर दो दो मान निकालें तो हमें ग्राफ पर दो बिंदु मिलेगा और उस दोनों बिंदु को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। अब यहाँ पर इस समीकरण में हम क्या करेंगे कि y का मान 1 लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 1 रखने पर। आप यहाँ पर y का मान और कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने y बराबर 1 रखा है। पहले इस समीकरण को हम ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर -5 है। तो 2x बराबर क्या होगा? ये -5 है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और इधर प्लस 3y है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो यह -3y हो जाएगा। इसलिए x बराबर 5 - 3y बटे में 2। अब यहाँ पर y के जगह पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो x बराबर 5 - 3 और गुने में 1 बटे में क्या है? यहाँ पर 2 है, बराबर 5 - 3 एकम 3 और बटे में क्या आ गया? यहाँ पर 2। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 और बटे में क्या है? 2। 2 से 2 कट के क्या आ गया? यहाँ पर 1 आ गया। मतलब कि y बराबर हमने 1 रखा तो x का हमारा जो मान कितना आ गया? यहाँ पर 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर y बराबर 3 रखने पर y का मान हमने यहाँ पर 3 लिया तो x बराबर क्या होगा? 5 - 3y। तो y के जगह पर 3 रखेंगे और बटे में 2 बराबर 5 - 3 3 9 और बटे में क्या आ गया? 2 बराबर 5 में से 9 माइनस करेंगे तो -4 और बटे में 2। 2 दूनी 4, मतलब x का मान आ गया -2। हमने y बराबर यहाँ पर 3 रखा तो x का मान क्या आ गया? -2। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे और x और y का मान यहाँ पर हम लिख लेंगे। x और y। सबसे पहले हमने y का मान 1 रखा तो x का मान भी यहाँ पर 1 आया। फिर हमने y का मान 3 रखा तो x का मान -2 आया। अब हम इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। अब यहाँ देखिए, यह एक ग्राफ पेपर है। अब हम इस ग्राफ पेपर पर x और y का मान रखेंगे। यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान भी क्या है? 1 है। तो x एक्सिस पर हम 1 लेंगे और y एक्सिस पर भी 1 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 1 है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर भी हमें 1 लेना है। तो y एक्सिस ये है और 1 ये है।
तो हमें बिंदु क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस पर 1 और ये वाई एक्सिस पर 1, तो हमें यह एक बिंदु मिल गया। इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं ए और इसका निर्देशांक क्या आ गया, 1 1। अब हमारा क्या है, x का मान -2 है और y का मान 3 है। तो x एक्सिस पर हम -2 लेंगे यहाँ पर और y एक्सिस पर 3। y एक्सिस पर 3 है ये, तो जो हमें बिंदु प्राप्त होगा ये बिंदु प्राप्त होगा। इस बिंदु को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं b और इसका जो निर्देशांक है -2 और 3। अब देखिए यहाँ पर दो बिंदु हमें मिल गया ग्राफ पर। अब हम इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं ग्राफ पर पेन से ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में पेंसिल से ड्रॉ करना है। और हमारा समीकरण क्या था, समीकरण था 2x + 3y - 5। तो यहाँ हम लिख देंगे 2x + 3y - 5 = 0। मतलब कि जो हमारा यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है 2x + 3y - 5 = 0, इसका जो सॉल्यूशन हुआ ग्राफ पर एक सरल रेखा है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे समीकरण को भी, दूसरा समीकरण हमारा है 3x + 5y - 7 = 0। अगर हम दूसरे समीकरण को भी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगा। दूसरा समीकरण है 3x + 5y - 7 = 0। इसे भी हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3x बराबर 7 इधर माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा और ये +5y बराबर के उस तरफ आएगा तो -5y हो जाएगा। इसलिए x बराबर 7 - 5y बटे में 3 से यहाँ पर भाग लग जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर y का कुछ मान लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर y का मान 2 ले लिया, y बराबर 2 रखने पर आप यहाँ y का मान कुछ और भी रख सकते हैं। y का मान हमने 2 लिया तो x का मान यहाँ पर क्या आएगा, 7 - 5 और y के जगह पर क्या रखेंगे, 2 और बटे में क्या है, 3 बराबर 7 - 5 दूनी 10 और बटे में क्या है, 3 बराबर 7 में से 10 माइनस करेंगे तो -3 और बटे में क्या है, 3। तो 3 कट गया तो क्या आ गया, -1। मतलब कि y का मान हमने यहाँ पर 2 रखा तो x का मान क्या आ गया यहाँ पर, -1। अब क्या करेंगे, y का और कुछ मान लेंगे। मान लीजिए y बराबर -1 रखने पर तो x का मान क्या होगा यहाँ पर, 7 - 5y। तो y के जगह पर यहाँ पर -1 रखेंगे और बटे में यहाँ पर 3 है तो 3 ले लिया बराबर 7 माइनस माइनस प्लस और 5 एकम 5 और बटे में यहाँ पर 3 लिख देंगे। 7 5 12 और बटे में 3 से 12 कट जाएगा 4 बार में तो यहाँ आ गया 4। मतलब कि y का मान हमने यहाँ पर -1 लिया तो x का मान यहाँ पर 4 आ गया। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर x और y का मान लिख लेंगे। सबसे पहले हमने y का मान 2 लिया था तो x का मान हमारा -1 आया था। दूसरी बार हमने y का मान -1 लिया था तो x का मान 4 आया था। अब हम क्या करेंगे कि इसे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। दूसरे समीकरण के लिए हमें x का मान -1 और y का मान 2 लेना है। तो x का मान -1 यहाँ पर है और y का मान हमें 2 लेना है तो हमें यह बिंदु प्राप्त होगा। मान लिया इस बिंदु को हमने C मान लिया और जो इसका निर्देशांक है -1 और 2। दूसरा जो वैल्यू है x का मान 4 है और y का मान -1 है। तो x का मान यहाँ पर 4 है और y का मान यहाँ पर -1 है। -1 से अगर आएंगे तो यह हमें बिंदु मिलेगा। मान लेते हैं यह बिंदु D है
और इसका जो निर्देशांक है 4 और -1। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों बिंदु को यहाँ पर मिलाएंगे। और जो समीकरण है 3x + 5y - 7 बराबर 0। तो इस समीकरण का भी जो हल है एक सरल रेखा है। तो हम कह सकते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय रूप दो सरल रेखाएं होती हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर दो अलग अलग समीकरण को हल किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर देखिए दो सरल रेखा हमें प्राप्त हुई है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय रूप दो सरल रेखाएं होती हैं। अब हम यहाँ सीखेंगे कि यदि एक तल में दो रेखाएं दी हों तो उन रेखाओं की स्थिति क्या होगी। यदि एक तल में दो रेखाएं दी हों तो पहला जो संभावना होगा कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा जो संभावना होगा, दोनों रेखाएं समपाती होंगी। तीसरा जो संभावना होगा, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यदि एक तल में दो रेखाएं दी हों तो जो रेखाओं की स्थिति की संभावना होगी वह तीन प्रकार की होगी। पहला, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा, दोनों रेखाएं समपाती होंगी। तीसरा, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। इसे हम रेखाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला जो संभावना है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे ये दो रेखा है तो यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा जो संभावना है कि रेखाएं समपाती होंगी। समपाती का मतलब होता है कि दोनों रेखाएं एक पर ही हों, मतलब कि यह एक रेखा है और दूसरी रेखा भी इसी रेखा पर है। तीसरा, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये तीन संभावनाएं होंगी। अब हम सीखेंगे कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं का व्यवहार क्या होता है और उनका हल क्या होता है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के व्यवहार तथा हल। पहला, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरण युग्म का अद्वितीय अर्थात एक हल होगा। दूसरा, यदि रेखाएं समांतर होंगी तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तीसरा क्या होगा, यदि रेखाएं समपाती होंगी तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ देखिए, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरण युग्म का अद्वितीय अर्थात एक हल होगा। यहाँ पर अगर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरण युग्म का अद्वितीय अर्थात एक हल होगा। दूसरा, यदि रेखाएं समांतर होंगी तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। यदि रेखाओं की स्थिति ऐसी होंगी तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तीसरा, यदि रेखाएं समपाती होंगी तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पर देखिए तीसरा ये कंडीशन कि यदि रेखाएं समपाती होंगी, मतलब दोनों रेखाएं एक रेखा पर ही अगर होंगी तो समीकरण का हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हम सीखेंगे कि समीकरण युग्म का जो गुणांक होता है उस गुणांकों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी कि समपाती होंगी या समांतर होंगी।
मैंने यहाँ पर लिख दिया कि समीकरण युग्म के गुणांकों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समपाती होंगी या समांतर होंगी। तो पहला जो कंडीशन होगा, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा क्या होगा कि समीकरण का अद्वितीय हल होगा। तीसरा क्या होगा कि समीकरण युग्म संगत होगा। देखिए यहां पर यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। दूसरा समीकरण का अद्वितीय हल होगा और तीसरा समीकरण युग्म संगत होगा। दूसरा क्या होगा, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो रेखाएं समपाती होगी। मतलब दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर होंगी। दूसरा क्या होगा कि समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तीसरा क्या होगा, समीकरण युग्म संगत होगा। अब तीसरा कंडीशन जान लेते हैं। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी। दूसरा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तीसरा, समीकरण युग्म असंगत होगा। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक समीकरण है x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पर a1 का मान क्या है, 1 है। x के गुणांक को हम a1 कहते हैं और y के गुणांक को क्या कहते हैं, b1। तो b1 क्या है यहाँ पर -2, और चूंकि यहाँ पर अचर पद नहीं है तो c1 बराबर क्या होगा, 0। और a2 का मान क्या होगा, दूसरे समीकरण में x के गुणांक को हम a2 कहते हैं और y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2 कहते हैं। तो a2 का मान यहाँ पर 3 है और b2 का मान यहाँ पर 4 है और c2 का मान यहाँ पर -20 है। तो यहाँ पर हम a1 बाई a2 निकालेंगे। तो a1 बाई a2 क्या होगा, यहाँ पर a1 का मान 1 है और बटे में a2 का मान यहाँ पर 3 है। फिर हम यहाँ पर b1 बाई b2 निकालेंगे। तो b1 का मान यहाँ पर -2 है और b2 का मान यहाँ पर 4 है। तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो -1 बटे 2। और c1 बाई c2 निकालेंगे तो c1 का मान यहाँ पर 0 है और c2 का मान -20 है। तो ये क्या होगा, 0।
तो यहाँ पर देखिए a1/a2 का मान आ गया 1/3 और b1/b2 का मान आ गया -1/2। तो यह कंडीशन क्या हो गया कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यहाँ लिखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यह क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और इसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा और समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। दूसरा उदाहरण समीकरण है 2x + 3y - 9 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 4x + 6y - 18 बराबर 0। अब यहाँ पर a1 है 2, b1 है 3 और c1 है -9 और a2 क्या है, यहाँ पर 4 है और b2 है 6 और c2 है -18। तो a1/a2 बराबर क्या होगा, a1 का मान है 2 और बटे में a2 का मान है 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। फिर b1/b2, b1 कितना यहाँ पर है 3 है और b2 है 6। तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी b1/b2 का मान भी आ गया 1/2। अब निकालेंगे c1/c2। तो c1 का मान यहाँ पर है -9 और c2 का मान है -18। तो माइनस से माइनस कट गया, फिर ये 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, इसका मान भी क्या आ गया 1/2। अब यहाँ पर देखिए a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान 1/2 और c1/c2 का मान भी क्या है 1/2। मतलब यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों इक्वल आ गया, तीनों बराबर आ गया। तो इस केस में क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, अभी हमने ये नियम पढ़ा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो क्या होगा, तो रेखाएं संपाती होंगी, समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे और समीकरण युग्म संगत होगा। ये तीनों हम यहाँ लिख देंगे। तीसरा उदाहरण है, समीकरण है x + 2y - 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x + 4y - 12 बराबर 0। अब यहाँ पर a1 का मान क्या है, पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, b1 क्या है यहाँ पर, y का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे और c1 क्या है, अचर पद क्या है पहले समीकरण का -4 तो -4 लिखेंगे। a2 क्या है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे और b2 क्या होगा, यहाँ पर y का गुणांक 4 है तो 4 लिखेंगे और c2 क्या होगा, दूसरे समीकरण का अचर पद क्या है -12 तो c2 का मान हो गया -12। अब यहाँ पर a1/a2 निकालेंगे, a1 का मान है 1 और a2 का मान है 2। फिर b1/b2 बराबर, b1 का मान है 2 और b2 का मान है 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2। फिर यहाँ पर हम c1/c2 निकालेंगे, तो c1 का मान है -4 और c2 का मान है -12। माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो ये आ गया 1/3। अब यहाँ पर क्या है, a1/a2 का मान 1/2 और b1/b2 का मान 1/2, ये दोनों इक्वल आ गया, लेकिन c1/c2 का मान 1/3 है जो कि यह बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस कंडीशन में रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के तो रेखाएं समांतर होंगी, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा। तो तीनों चीज़ यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे समीकरण हल करने की विधि। समीकरण हल करने की दो विधि होती है, पहला जो विधि होता है ग्राफीय विधि और दूसरा जो नियम होता है बीजगणितीय विधि। समीकरण हल करने की विधि, पहला ग्राफीय विधि और दूसरा बीजगणितीय विधि। तो सबसे पहले हम ग्राफीय विधि सीखते हैं।
हम यहाँ पर एक रैखिक समीकरण युग्म लेंगे। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है कि दो रैखिक समीकरण। पहला x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 12। समीकरण हल करने का क्या मतलब है? जैसे इसमें जो चर है उसका हम मान निकालते हैं। इस समीकरण में चर क्या है? यहाँ पर x और y है। तो हमें क्या करना है कि इसमें x और y का मान निकालना है। तो ग्राफीय विधि में हम क्या करते हैं कि x और y का दो दो मान हम निकालेंगे। जैसे पीछे मैंने बताया था कि x और y के एक एक मान से क्या मिलेगा? एक बिंदु मिलेगा और फिर x और y के दूसरे मान से एक और बिंदु मिलेगा। मतलब कि x और y के दो दो मान से क्या होगा? दो बिंदु मिलेगा और उस दोनों बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। वैसे ही क्या करेंगे हम कि दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हमें दो सरल रेखा मिलेगा और उन दोनों सरल रेखाओं की प्रकृति क्या होगी उसके आधार पर हम x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पहला समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6। तो x बराबर क्या होगा? 6 और इधर प्लस 3y है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3y होगा। अब हम यहाँ पर y का कुछ मान लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर y का मान हमने 2 ले लिया तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 2 रखने पर। आप यहाँ पर y का कुछ भी मान रख सकते हैं अपने अनुसार। तो y बराबर 2 रखने पर x का मान क्या होगा? x बराबर 6 माइनस 3 और y के जगह पर 2 रखेंगे तो बराबर क्या होगा? यहाँ पर 6 माइनस 3 दूनी 6 और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0। मतलब कि हमने y बराबर 2 रखा तो x का मान क्या आ गया? यहाँ पर 0। अब यहाँ पर y का एक और मान रखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर y का मान हमने यहाँ पर 0 ले लिया तो x का मान क्या होगा? यहाँ पर 6 माइनस 3y तो y के जगह पर 0 रखेंगे तो बराबर क्या होगा? 6 माइनस 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 6 में से 0 को अगर माइनस करेंगे तो 6। यहाँ पर y का मान हमने 0 लिया तो x का मान हमारा यहाँ पर 6 आ गया। अब क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाकर x और y का मान हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले हमने y का मान 2 लिया था तो x का मान हमारा 0 आ गया था। फिर हमने y का मान यहाँ पर 0 लिया था तो x का मान 6 आ गया था। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण लेंगे। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। तो 2x बराबर क्या होगा? 12 और इधर बराबर के इधर माइनस 3y है, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 3y होगा। इसलिए x बराबर क्या होगा? 12 प्लस 3y और बटे में 2। अब यहाँ पर हम y का मान कुछ लेंगे। जैसे y बराबर -4 रखने पर y का मान हमने यहाँ पर -4 रख लिया तो x बराबर क्या होगा? 12 प्लस 3 और गुने में y के जगह पर -4 रखेंगे और बटे में 2 है तो 2 रखेंगे बराबर 12 और प्लस माइनस माइनस और 4 तिया 12 और बटे में क्या आ गया? यहाँ पर 2 आ गया बराबर 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 और बटे में 2 और बराबर 2 से 0 में भाग करेंगे तो 0। y का मान हमने -4 लिया तो x का मान हमारा यहाँ पर 0 आ गया। अब हम यहाँ पर y का एक और मान लेंगे। मान लिया हमने y बराबर -2 ले लिया तो लिखेंगे y बराबर -2 रखने पर x का मान क्या होगा? यहाँ पर तो x बराबर 12 और प्लस 3 और गुने में y है तो y के जगह पर -2 लिखेंगे और बटे में 2 बराबर क्या होगा? 12 और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और बटे में 2 बराबर 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 और बटे में 2 और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में तो यहाँ पर x का मान 3 आ गया। y का मान हमने -2 रखा तो x का मान हमारा 3 आ गया।
अब हम एक यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे और x और y का मान लिख लेंगे। सबसे पहले हमने y का मान -4 रखा तो x का मान 0 आ गया। फिर हमने y का मान -2 रखा तो x का मान 3 आ गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि जो दोनों समीकरण के निर्देशांक है इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। पहले समीकरण का जो निर्देशांक है वो है, पहला है x एक्सिस पर 0 और फिर y एक्सिस पर है 2। तो हम x एक्सिस पर क्या लेंगे यहाँ पर 0, ये 0 रहा, और y एक्सिस पर 2, ये y एक्सिस है तो ये बिंदु हमें यहाँ पर मिला 2। तो इस बिंदु को हम यहाँ पर a मान लेंगे और इसका निर्देशांक है 0 2, तो लिख देंगे 0 2। यहाँ पर यह जो दूसरा निर्देशांक है 6 और 0 है। x एक्सिस पर 6 है और y पर 0 है, तो यहाँ पर हम x एक्सिस पर 6 लेंगे यहाँ पर और y एक्सिस पर 0। तो चूंकि y एक्सिस पर 0 है तो बिंदु यही रहेगा, तो यानी कि यह क्या मिल गया, हमें दूसरा बिंदु मिल गया 6 और 0। तो यहाँ इस बिंदु को हम b मान लेते हैं और जो इसका निर्देशांक है 6 और 0 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे। और पहले समीकरण का नाम लिख देंगे क्योंकि यह पहले समीकरण का हल है। तो पहला जो हमारा समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x प्लस 3y बराबर 6। अब हम दूसरे समीकरण के निर्देशांक को इस पर प्लॉट करेंगे। तो दूसरे समीकरण का हमारा जो निर्देशांक है, पहला है 0 और -4, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर -4। तो x एक्सिस पर हमने 0 ले लिया और y एक्सिस पर हम -4 यहाँ पर, ये देखिए ये बिंदु हमें मिल गया। इस बिंदु को हम यहाँ पर c मान लेंगे और इसका निर्देशांक है 0 और -4। दूसरा जो निर्देशांक है 3 और -2 है। x एक्सिस पर 3 है और y एक्सिस पर -2 है, तो x एक्सिस पर हम यहाँ पर 3 लेंगे, ये 3 है, और y एक्सिस पर -2 ये रहा यहाँ पर, ये बिंदु हमें यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ लिख देंगे हम, इस बिंदु को हम d मान लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे इसका निर्देशांक 3 - 2। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। और चूंकि यह दूसरे समीकरण का हल है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - 3y बराबर में 12। अब इस समीकरण युग्म का हल क्या हुआ, मतलब x और y का मान क्या आएगा। तो जो दोनों सरल रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उसका जो निर्देशांक होता है वही समीकरण का हल होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले समीकरण का जो यह रेखा है एक, ये a और यहाँ पर b, और दूसरे समीकरण का जो एक रेखा है, देखिए यहाँ पर ये रेखा है, हमने यहाँ पर दोनों बिंदु को क्या माना था, c और d। तो दोनों जो ये है एक बिंदु पर, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं p, इस बिंदु को हम यहाँ पर मान लेते हैं p। तो यह जो p का जो निर्देशांक होगा जहाँ पर दोनों रेखाएं कटती हैं वही हमारा हल होगा। तो इसका देखिए निर्देशांक क्या होगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा x एक्सिस पर क्या है, ये 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, और चूंकि y एक्सिस पर यह कहीं नहीं गया है तो y का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। मतलब हमारा x का मान यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा, और y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम हल बराबर लिख देंगे x y बराबर क्या होगा, p का निर्देशांक मतलब 6 और 0, इसलिए x बराबर 6 और y बराबर 0, यह हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा जो विधि है बीजगणितीय विधि।
बीजगणितीय विधि में दो प्रकार हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा जो विधि है विलोपन विधि। तो यहाँ पर हम दो विधि सीखेंगे, पहला प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि। पहला विधि हम यहाँ पर सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। हम फिर से वही समीकरण यहाँ पर ले लेंगे, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले समीकरण में हम x का कुछ मान निकालेंगे और x का मान क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में हम स्थापित कर देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। चाहे तो हम पहले समीकरण में y का मान निकालेंगे और फिर दूसरे समीकरण में y का मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 3y बराबर 6 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 6 और चूंकि यहाँ पर प्लस 3y है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 3y होगा। तो x बराबर क्या आ गया हमारा यहाँ पर 6 माइनस 3y। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इस x का मान क्या करेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 12 में रख देंगे। इसे हम यहाँ पर 2 मान लेंगे, समीकरण 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा यहाँ पर 2x है, तो क्या करेंगे कि इस x के जगह पर x का मान हमारा आया है 6 माइनस 3y, तो इस x के जगह पर 6 माइनस 3y रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 3y और फिर क्या यहाँ पर है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और फिर 3y बराबर 12। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 6 में गुना करेंगे तो 2 छिके 12, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2 से 3 में गुना करेंगे तो 2 तिया 6y, फिर माइनस 3y और बराबर में 12। यहाँ पर 12 है तो 12 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस 6y और माइनस 3y। अगर संख्याएं माइनस में होती हैं तो उनको तो हम प्लस करते हैं, लेकिन चिन्ह हम माइनस का ही लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 और 3 9y होगा और यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, माइनस का, तो माइनस 9y लिखेंगे बराबर 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 12 और ये 12 यहाँ पर प्लस में है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस 12। और बराबर के इस तरफ माइनस 9y है, इसको अगर हम बराबर के दाहिने तरफ लाएंगे तो ये प्लस 9y हो जाएगा। 12 में से 12 माइनस करेंगे तो 0 और बराबर 9y। इसलिए y बराबर 0 बटे में 9। 9 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि y का मान हमारा 0 आ गया, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x बराबर 6 माइनस 3y। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 6 माइनस 3 और y का मान हमारा यहाँ पर 0 आया था, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 0 बराबर 6 माइनस 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6। तो x का मान यहाँ पर 6 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः x बराबर 6 और y बराबर 0। यह आंसर आ गया। अब हम दूसरा नियम सीखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि। फिर से हम वही समीकरण ले लेते हैं। समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। विलोपन विधि, विलोपन का मतलब क्या होता है, विलुप्त कर देना, गायब कर देना। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं
कि दोनों समीकरण के किसी एक चर को बराबर करते हैं और उसे काट देते हैं। अगर पहले से ही बराबर है तो क्या करेंगे, उसे हम चिन्ह बदलकर प्लस माइनस करके काट देंगे, और पहले से ही अगर प्लस माइनस है तो उसे क्या करेंगे, काट देंगे। और मान लीजिए जैसे यहाँ पर इसमें 3y प्लस का है और यहाँ पर भी माइनस का 3y है, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। और इस तरह हमारा क्या होगा कि x का मान हमारा निकल जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि x का मान फिर किसी भी समीकरण 1 में या फिर 2 में रख कर y का मान हम निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है, ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि 2 से यहाँ पर हम गुना कर देंगे। अगर यहाँ पर हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर तीनों पद में गुना करेंगे, x में भी, 3y में भी और 6 में भी। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है यहाँ पर कि पहले से ही यहाँ पर 3y है और यहाँ पर भी 3y दे रखा है, तो हमें यहाँ पर इसे बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लस में 3y है और माइनस में 3y है, तो क्या करेंगे इसको हम कि यहाँ पर काट देंगे। प्लस का 3y और माइनस का 3y दोनों कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर चिन्ह प्लस का है और यहाँ पर भी प्लस का है। तो 2x और x क्या होगा, 2 आम और 1 आम, 3 आम होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 3x और बराबर 12 और 6, चूंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो 12 और 6 कितना होगा, 18। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए x बराबर 18 बटे क्या होगा, 3, और 3 से 18 कट जाएगा 6 बार में, 3 छिक 18, तो x का मान आ गया हमारा यहाँ पर 6 आ गया। अब क्या करेंगे कि x का मान चाहे तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। तो x के जगह पर हम 6 रखेंगे, 6 प्लस 3y बराबर 6। तो 3y बराबर 6, और इधर प्लस का 6 है, बराबर के दाहिने तरफ जाएगा तो -6 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 3y बराबर 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए y बराबर 0 बटे क्या होगा, 3। और 3 से अगर 0 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 0। अगर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 6 और y बराबर 0, यह हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक ही समीकरण को 3 अलग अलग विधि से हल किया, लेकिन उत्तर हमारा सेम आया। ग्राफीय विधि से हमने किया तो भी हमारा आंसर क्या आया था, यहाँ पर x का मान क्या आया था, x का मान हमारा यहाँ पर 6 आया था और y का मान 0। यहाँ पर ग्राफीय विधि से हमने हल किया तो x का मान 6 आया था और y का मान 0। फिर हमने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो यहाँ पर x का मान क्या आया, 6 आया और y का मान 0। फिर हमने यहाँ पर विलोपन विधि से इस समीकरण को हल किया तो फिर हमारा आंसर क्या आया, x का मान 6 और y का मान 0। मतलब कि विधि चाहे कोई भी हो, किसी भी विधि से अगर हम हल करें उत्तर हमारा सेम ही आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार क्लास 10th का चैप्टर 3 का यह जो परिचय था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख लिया तो चैप्टर 3 के जितने भी प्रश्नावली हैं और जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के साथ।